20वीं सदी के मशहूर नगमा निगार साहिर लुधियानवी का एक शेर है, हमें तो पसंद है, आप भी जरा सुनिए। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया, कभी खुद पे भी कभी हालात पे रोना आया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये साल था 1901 का और कैलेंडर पर तारीख थी 6 जुलाई की। सर आशुतोष मुखर्जी के घर बेटे का जन्म हुआ। परिवार संपन्न था और बेटा अद्भुत प्रतिभावान आगे चलकर बना। नाम रखा गया श्यामा प्रसाद मुखर्जी। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने आगे चलकर जनसंघ की नींव रखी, जिसने आगे चलकर भारतीय जनता पार्टी का रूप लिया। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने कहा था नहीं चाहिए एक देश में 2 विधान, 2 प्रधान और 2 निशान। वही श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने यूनाइटेड बंगाल का विरोध किया और पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने पश्चिम बंगाल को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ी। तो ये बड़ी लड़ाई कौन सी थी? 1946-47 के दौर में ये वो वक्त था जब भारत आजादी की दहलीज पर खड़ा था। देश के भीतर तमाम बड़े फैसले लिए जा रहे थे। बंगाल को लेकर लिए जाने वाले फैसलों के बीच एक नाम जो था वो लगातार सामने आ रहा था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिर्फ एक शिक्षाविद, वकील या राजनेता नहीं थे, बल्कि उस समय की बंगाल की राजनीति के सबसे प्रभावशाली और मुखर आवाजों में से एक थे। 1937 में जब बंगाल में चुनाव हुए तो सत्ता में आई कृषक प्रजा पार्टी और मुस्लिम लीग की गठबंधन सरकार। यह समय बंगाल की राजनीति के लिए बहुत अहम था। एक तरफ ग्रामीण और किसान वर्ग की राजनीति थी और दूसरी तरफ मुस्लिम लीग का बढ़ता प्रभाव। इसी दौर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी धीरे धीरे बंगाल की राजनीति में एक मजबूत विपक्षी आवाज बनकर उभर रहे थे। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के रूप में बनने लगी थी जो बंगाल के हिंदू समाज और प्रशासनिक वर्ग की चिंताओं को खुलकर सामने रखते थे। बाद में बंगाल की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। 1941 के आसपास सरकार के भीतर समीकरण बदले और पुराना अलायंस टूट गया। एक नई गठबंधन सरकार अस्तित्व में आई। फजलुल हक के नेतृत्व वाली इस सरकार में मुखर्जी वित्त मंत्री बने, लेकिन ज्यादा लंबे समय तक वो मंत्री पद पर नहीं रहे और 1 साल के अंदर ही उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। 1944 में वो अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पूर्ण अध्यक्ष बने। हालांकि गांधी की हत्या के बाद कुछ चीजों को लेकर मतभेद हुए और मुखर्जी महासभा से अलग हो गए। तो 1947 में जब भारत का विभाजन तय हो रहा था, तब एक तीसरा प्रस्ताव भी चर्चा में था, यूनाइटेड बंगाल का प्रस्ताव। इसका मतलब था कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल जो आज बांग्लादेश है, दोनों को मिलाकर एक अलग देश बना दिया जाए। मुखर्जी इस प्रस्ताव का विरोध करने लगे। इस प्रस्ताव के प्रमुख समर्थक थे हुसैन साहिद सोहरावर्दी, जो तब बंगाल के प्रधानमंत्री थे। उनका तर्क था कि अगर बंगाल बट गया तो आर्थिक संसाधन टूट जाएंगे, उद्योग और उत्पादन पर असर पड़ेगा, कोलकाता जैसे बड़े शहर का महत्व घट जाएगा और बंगाल विकास में पीछे रह जाएगा। उनका मानना था कि बंगाल को एक साथ रखना ही आर्थिक रूप से सही रहेगा। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस विचार के सबसे बड़े विरोधी थे। उनका मानना था कि अगर बंगाल एक साथ रहा तो राजनीतिक संतुलन अस्थिर हो सकता है, धार्मिक आधार पर बढ़ती दूरी के कारण तनाव बढ़ेगा और हिंदू आबादी की सुरक्षा वो राजनीतिक स्थिति कमजोर हो सकती है। वो इसे केवल आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक सुरक्षा का सवाल मानते थे।
मुखर्जी ने कहा कि अगर बंगाल यूनाइटेड रहा तो ये एक इस्लामिक स्टेट ही होगा, वर्चुअल पाकिस्तान सा होगा। इस समय बंगाल में हालात पहले से भी खराब ही हो चुके थे। 1946 में कोलकाता में बड़े दंगे हुए, इसके बाद नुआखाली में भी हिंसा हुई। इन घटनाओं ने समाज में गहरा विभाजन पैदा किया। ऐसे माहौल में यूनाइटेड बंगाल का विचार और ज्यादा विवादित हो गया। साथ ही मुखर्जी का रुख और ज्यादा सख्त। वे मानने लगे कि इस परिस्थिति में यूनाइटेड बंगाल किसी भी तरह से व्यावहारिक नहीं है। 1947 में जब सोहरावर्दी ने यूनाइटेड बंगाल का प्रस्ताव आगे बढ़ाया, तब प्रांतीय मुस्लिम लीग इसका समर्थन कर रही थी, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इसे मुस्लिम लीग का समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस भी इसके पक्ष में नहीं थी और मुखर्जी खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। उनका साफ तर्क था कि अगर देश विभाजन की ओर जा रहा है तो बंगाल को अलग नियमों के आधार पर नहीं रखा जा सकता। फरवरी 1947 में हिंदू महासभा ने मुखर्जी के नेतृत्व में धार्मिक आधार पर बंगाल के विभाजन का प्रस्ताव दिया। वो यूनाइटेड बंगाल को दूसरा पाकिस्तान ही मानते थे। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहां मुस्लिम आबादी अधिक थी। आखिरकार यूनाइटेड बंगाल का प्रस्ताव सफल नहीं हो सका। नतीजतन 1947 में बंगाल का विभाजन हुआ। पश्चिम बंगाल भारत में रहा और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बना, जो बाद में बांग्लादेश बना। श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ा एक और बड़ा रोचक किस्सा है। यह बात साल 1950 की है। देश आजाद हो चुका था और पहले आम चुनाव बस करीब ही थे। इसी बीच श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक नई राजनीतिक राह बनाने में जुटे थे। हिंदू महासभा से अलग होने के बाद उन्होंने तय किया कि अब एक नया दल जो है खड़ा किया जाएगा। तो जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने यह तय किया कि अब नई पॉलिटिकल पार्टी खड़ी करनी है, तो सबसे पहले वो दिल्ली से पहुंचे नागपुर में उनकी मुलाकात हुई तत्कालीन सरस चालक आरएसएस के सरसंघ चालक, जो उस समय थे माधव सदाशिवराव गोलवलकर, उनसे, जिन्हें गुरुजी कहा जाता था। उनके समर्थक प्यार से उन्हें गुरुजी कहते थे। मुखर्जी ने उनसे सहयोग मांगा कि हम नई पार्टी बना रहे हैं, आप भी कुछ सहयोग दें, समर्थन दें। लेकिन मुखर्जी को उस समय सहयोग नहीं मिला, क्योंकि माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर हमेशा से ही एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने के बहुत समर्थक थे नहीं। इसलिए उन्होंने मुखर्जी को भी खाली हाथ लौटाया। लेकिन मुखर्जी का इरादा डगमगाया नहीं। उन्हें एहसास था कि 1948 में लगे प्रतिबंध के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भीतर कई लोग ऐसे हैं जो राजनीति में अब जगह बनाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि इस रास्ते पे चलना चाहिए। उन्होंने हिंदू महासभा के नेताओं से बात की और उन्हें अपना साथ आने के लिए प्रस्ताव दिया, मना भी लिया। कई महीनों बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें यह राय बनी कि गुरुजी को फिर से साथ लाने का एक प्रयास और करना चाहिए, क्योंकि संघ के पास मजबूत ढांचा था और समर्पित कार्यकर्ताओं की एक बड़ी ताकत थी, सेना थी। यहीं से कहानी में बदलाव आता है। गुरुजी ने आखिरकार अपना रुख बदला और मुखर्जी के प्रयासों का समर्थन करने का फैसला किया। उन्होंने एक बड़ी दिलचस्प बात कहा कि मुखर्जी, मैं इसमें प्रत्यक्ष रूप से तो तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें 5 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, तुम्हें 5 सोने की मुद्राएं दूंगा। असल में ये मुद्राएं 5 प्रमुख चेहरे थे, जिन्हें माधव सदाशिव गोलवलकर ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ नई पार्टी के गठन के लिए भेजा। ये 5 नाम कौन से थे? पहला, दीनदयाल उपाध्याय, सुंदर सिंह भंडारी, नानाजी देशमुख, बापू साहेब सोहनी और बलराज मधोक। इन लोगों ने नई पार्टी को जमीन पर उतारने में अहम भूमिका निभाई। आखिरकार 21 अक्टूबर 1951 को 400 प्रतिनिधियों की मौजूदगी में भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ। एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग जिसने आगे चलकर देश की राजनीति पर गहरा असर डाला। बंगाल विभाजन की इस पूरी कहानी में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भूमिका एक मजबूत और निर्णायक राजनीतिक विरोध के रूप में सामने आती है।
वो उस समय के उन नेताओं में से थे जिन्होंने यूनाइटेड बंगाल के विचारों को स्वीकार नहीं किया और खुलकर इसकी मुखालफत की।